Good morning, student. Standard 12th English Medium subject SPNCC Part 1 Chapter number 3 Interdepartmental and Employee Related Correspondence. ओके तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है। इस चैप्टर में आप किस तरह से इंटर डिपार्टमेंटल एंड एम्प्लॉय रिलेटेड कोरस्पॉन्डेंस करते हो, मीन्स कि आप अपने कंपनी के अंदर, अपने फर्म के अंदर, अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय के साथ किस तरह से बातचीत करते हो, ये चैप्टर उसके बारे में है। और यहाँ पे हम किस मैटर्स को ध्यान में लेंगे, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंटर डिपार्टमेंटल कोरस्पॉन्डेंस की बात करें पहले तो इन द कॉम्पिटिटिव एंड कंटिन्यूसली चेंजिंग बिजनेस वर्ल्ड, business firm and organization have to remain constant contact with their various department on the purpose of various progression and the successful management. Okay, आप जान रहे हो कि आप ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और कंटिन्यूस चेंज होने वाला बिजनेस वर्ल्ड है, जहाँ पे अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप अपने बिजनेस का प्रोग्रेस करना चाहते हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने फर्म और डिपार्टमेंट के हर एक एम्प्लॉयज़ के साथ बातचीत रेगुलर करते रहो और उसके मैनेजमेंट की देखरेख करो। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कोरस्पॉन्डेंस। कोरस्पॉन्डेंस इज नेसेसरी अमोंग दिस डिपार्टमेंट। दिस कोरस्पॉन्डेंस जनरली टेक प्लेस अमोंग डिफरेंट डिपार्टमेंट with the officers of their respective departments. ओके अब यहाँ पे आप जो कोरस्पॉन्डेंस करोगे वो जनरली किसके बीच में होगा, तो एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, एक डिपार्टमेंट के ऑफिसर का दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ होंगे। अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पे आपने देखा 10 द कोरस्पॉन्डेंस कैरिड आउट फ्रॉम द हेड ऑफिस टू द ब्रांच and from the branch to the head office is called interdepartmental correspondence. Okay, what is the definition of interdepartmental correspondence and give the meaning of interdepartmental correspondence? तो याद रखना है। Okay, the correspondence carried out from head office to branch and from the branch to head office is called interdepartmental correspondence. Okay, जब आप हेड ऑफिस से जो आप ब्रांच पे या फिर ब्रांच से हेड ऑफिस तक जो आप लेटर के थ्रू जो बातचीत करते हैं उसको क्या कहते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कोरस्पॉन्डेंस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल कोरस्पॉन्डेंस। ठीक है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल कोरस्पॉन्डेंस, तो याद रखना है इंस्टीट्यूशनल कोरस्पॉन्डेंस। दिस टाइप ऑफ कोरस्पॉन्डेंस इज इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, सर्कुलर और मेमो। अब जो कोरस्पॉन्डेंस आप करते हो वो कौन से फॉर्म में होता है, तो वो नोटिस, सर्कुलर और मेमो के फॉर्म में होता है। ओके, याद रखना है आपको। कम्युनिकेशन विद द communication with the different department take place there through oral instructions and through the various media ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ बातचीत करते हो, या तो वो ओरल इंस्ट्रक्शंस के रूप में हो सकता है या आप किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करके आप कोरस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशन कर सकते हो। एट इंटर डिपार्टमेंटल कोरस्पॉन्डेंस इज नेसेसरी फ्रॉम अ फॉलोइंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारा डिपार्टमेंटल कोरस्पॉन्डेंस है, इंटर डिपार्टमेंटल कोरस्पॉन्डेंस, वो इम्पोर्टेंट है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे नीड फॉर इंटर डिपार्टमेंटल कोरस्पॉन्डेंस। तो वर्बल कम्युनिकेशन या वर्बल इंफॉर्मेशन और सजेशंस में बी फॉरगॉटन बट कैन बी रिटेन टू द फॉर्म ऑफ अ लेटर। सपोज कि कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो लेकिन कोई भूल गया हो, उस चीज़ को याद दिलाने के लिए आप यहाँ पे कोरस्पॉन्डेंस कर सकते हो। इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज विच आर कम्युनिकेटेड बिटवीन द डिपार्टमेंट्स एंड द हेड ऑफिस इज द डॉक्यूमेंट एंड सर्व एज ए एविडेंस। ओके, कोई भी इंफॉर्मेशन और आइडिया शेयर किया गया हो डिपार्टमेंट के बीच में, तो एज ए एविडेंस आप उसको प्रूफ के रूप में आप लेटर लिख सकते हो। थर्ड आता है यहाँ पे अनडिजायरेबल इंफॉर्मेशन ऑन एनी इंफॉर्मेशन वेयर देयर इज अ हेसिटेशंस इन कम्युनिकेटिंग फेस टू फेस कैन बी कंपेयर्ड फ्रीली थ्रू द कॉरस्पॉन्डेंस। अगर कोई भी ऐसी बात जो कि सामने फेस टू फेस आपको कहने में डर लगता है या आपको हिचकिचाहट होती है, तो उस सिचुएशन में आप फ्री माइंड से बहुत ही फ्रीली होकर कोरस्पॉन्डेंस मीन्स की लेटर लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय बिकम कॉन्शियस अबाउट वंस ड्यूटी इफ द वर्क इज असाइन इन द रिटर्न फॉर्म।
ओके अगर हम रिटर्न फॉर्म पे हर एक एम्प्लॉयज़ को उनका काम बताए तो वो बहुत ही कॉन्शियस और केयरफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन कैन बी फाइल एंड मे यूज इन अ फ्यूचर। इस तरह के इंफॉर्मेशन और लेटर जो आएंगे उसको आप फाइल कर सकते हो और भविष्य में यूज भी कर सकते हो। इट इज़ अ लेस एक्सपेंसिव एंड मोर इफेक्टिव मीडियम, क्योंकि ये बहुत ही कम खर्चीला है और ज़्यादा असरकारक है। अब मीनिंग क्या है, सबसे पहले हमने आपको याद हो तो मेमो, सर्कुलर एंड जो लास्ट वन था नोटिस। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे नोटिस क्या होता है, वो क्यों हम जारी करते हैं किसी के नाम पे। तो अ लेटर दैट इज रिटन टू कम्युनिकेट टू लेट एम्प्लॉयज ऑफ ऑफिस नो or implemented the change regarding in the legal and constitutional matter and structures change in the institution issue of a business firm or organization known as notice। notice किसे कहते हैं, तो एक लेटर जो कि एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आप लिखते हो, जिसमें हम जनरली क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इम्प्लीमेंट चेंजिंग रिगार्डिंग लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल मैटर में चेंज हुआ है और आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉय की इस बारे में पता होना चाहिए, और उस सिचुएशन में जो आप लेटर लिखते हो उसको आप क्या कहते हो, नोटिस कहते हैं। ओके ऑब्जेक्टिव ऑफ नोटिस, ओके याद रखना है ऑब्जेक्टिव ऑफ नोटिस या मीनिंग 1 मार्क में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ नोटिस 2 मार्क में पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है नोटिस के, तो देख लेते हैं। टू ड्रॉ एन अटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज व्हेन पॉलिसी मैटर आर नॉट बीइंग फॉलोड स्ट्रिक्टली। अगर एम्प्लॉय कोई भी रूल्स और रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे आप उनके नाम पे नोटिस जारी कर सकते हो। टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉय चेंज मोड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। अगर बिजनेस में या फिर जो काम करने के तरीके में किसी तरह का चेंजेस आया है तो आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए नोटिस लिख सकते हो। टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉय टू परफॉर्म ड्यूटी अकॉर्डिंग टू सेट एन ऑर्डर और स्पेसिफिक मैटर। आप कोई भी मैथड, स्पेसिफिक मैथड डिसाइड किए हो, कोई ऑर्डर सेट किए हो, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय काम करे, इस बात की इन्फॉर्मेशन देनी रहती है नोटिस के थ्रू। टू असाइन पर्टिकुलर वर्क टू द पर्टिकुलर पर्सन एंड द टाइम लिमिट एंड द लोकेशन इन कंप्लीशन ऑफ वर्क। किसी पर्टिकुलर पर्सन को आपने कोई पर्टिकुलर काम दिया है, कुछ पर्टिकुलर टाइम लिमिट प्रोवाइड की है, कोई पर्टिकुलर लोकेशन दिया है, तो उस सिचुएशन में उस बात की इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी हम ऑब्जेक्टिव जो नोटिस है उसे इशू कर सकते हैं। टू इन्फॉर्म हु हैज़ टू सबमिट प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड टू हुम। इस बात की इन्फॉर्मेशन के लिए कि प्रोग्रेस रिपोर्ट कौन बनाएगा और किसे सौंपेगा, बी सबमिटेड टू द पर्टिकुलर पर्सन, तो उसके बारे में भी हम नोटिस जारी कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा जो मीनिंग ऑफ सेकंड पॉइंट आ रहा था, आपको याद हो तो सर्कुलर। तो अ लेटर रिटन इन द रेगुलर बेसिस टू अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज विद द व्यू फ्रॉम द inform them about code of conduct decided by management of a business firm or organization is called circular letter। जब आप रेगुलर बेसिस पे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को, यानी पूरे एम्प्लॉयज़ को, सारे एम्प्लॉयज़ को आप इस बात की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो कि कोड ऑफ कंडक्ट, कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन से आपको मैनेजमेंट को किस तरह से फॉलो करना है, और उस सिचुएशन में जो आप लेटर लिखते हो उसको हम सर्कुलर कहते हैं। सर्कुलर लेटर इज प्रैक्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड। ओके व्हाट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना आप याद से। व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ सर्कुलर, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ अ सर्कुलर लेटर, तो याद रखना है वो प्रैक्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड के साथ होता है। ठीक है, अब फंक्शन क्या है सर्कुलर के, तो देख लेते हैं। इट गाइड द एम्प्लॉय रिगार्डिंग देयर स्कोप ऑफ वर्क। ये एम्प्लॉयज़ को उनके काम करने में गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इट ड्रॉ अटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन टेकन बाय मैनेजमेंट। वो एम्प्लॉयज़ को ये याद दिलाता है कि मैनेजमेंट के द्वारा ली गई डिसीजन आपको इम्प्लीमेंट करना है। थर्ड, इट क्लैरिफाई व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज। ये बताता है कि आप एम्प्लॉयज से क्या उम्मीद रखते हो। एंड फोर्थ, इट मेनली इक्वालिटी अमोंग एम्प्लॉयज, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को इशू किया जाता है इसलिए ये सबके बीच में इक्वालिटी क्रिएट करता है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सर्कुलर के, तो
a circular is a written addressing not particular employees but entire group of employee. ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को ना लिख के पूरे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को लिखा जाता है. मैटर मेंशन इन द सर्कुलर इज अप्लीकेबल टू द ऑल मेंबर ऑफ अ ग्रुप इक्वली. सर्कुलर में लिखी गई सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो सारे मेंबर के लिए इक्वली इफेक्टिव होते हैं. द फॉर्मेट ऑफ सर्कुलर इज लाइक ऑल अदर लेटर्स. जो सर्कुलर का जो फॉर्मेट होता है लिखने का वो बाकी लेटर की तरह ही होता है. एट सम टाइम इनसाइड एड्रेस एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आर नॉट रिटर्न. ओके, कभी कभी क्या होता है कि इनसाइड एड्रेस एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं लिखे जाते क्योंकि यहाँ पे किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे ग्रुप को लिखते हैं. तो हम कैसे लिखेंगे इनसाइड एड्रेस एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. तो ओके, ये और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इन विच टाइप ऑफ लेटर इनसाइड एड्रेस एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आर नॉट रिटर्न. तो याद रखना है किस में नहीं लिखे जाते हैं, सर्कुलर के अंदर. नेक्स्ट है डेट एंड टाइम आई वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्कुलर. विच टू मैटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्कुलर. तो याद रखना है डेट एंड टाइम. ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था सर्कुलर से रिलेटेड. या इसको ट्विस्ट करेंगे तो इस तरह से पूछेंगे इन विच लेटर डेट एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो याद रखना है आपको सर्कुलर. इट इज मोर लाइक अटेंशन ड्रॉइंग टूल फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज. एक ये अटेंशन ड्रॉइंग टूल माना जाता है जो एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ के नाम पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी डिसीजन. जो कि आपने पॉलिसी डिसीजन जो बनाए हैं जो आप चाहते हो कि लोग फॉलो करें उससे रिलेटेड हम ये इसे एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया है. दस बोथ नोटिस एंड सर्कुलर बीइंग अवेयरनेस अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़. ये दोनों ही नोटिस और सर्कुलर किसके लिए इशू किया जाता है, तो एम्प्लॉयज़ को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाने के लिए थ्रू कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक कॉन्सेंट. फिर भी इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है. एट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम कुड मेंशन इन द फॉलोइंग वे. इसलिए इनमें कुछ डिफरेंस है वो देख लेते हैं. ये भी 2 मार्क में पूछा जाता है. राइट द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड नोटिस. तो चलो देख लेते हैं नोटिस और सर्कुलर में क्या डिफरेंस है. नोटिस इज एड्रेस टू आइदर एन इंडिविजुअल और ग्रुप. नोटिस एक पर्टिकुलर पर्सन को भी लिखा जा सकता है और ग्रुप को भी, जबकि सर्कुलर कंपलसरी ग्रुप को ही लिखा जाता है. थ्रू नोटिस लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्लेरिफाई. यहाँ पे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू समझाया जाता है जबकि थ्रू सर्कुलर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट इज डिक्लेयर. जबकि यहाँ पे एडमिन और प्रैक्टिकल वर्क समझाए जाते हैं. नोटिस इज अ 2-वे कम्युनिकेशन प्रोसेस. यहाँ पे 2 तरफा है यानी ब्रांच हेड ऑफिस को भी लिख सकता है और हेड ऑफिस ब्रांच को भी लिख सकते हैं. एम्प्लॉयज़ कैन गिव नोटिस टू द मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट टू एम्प्लॉय. यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये जा सकता है. जबकि सर्कुलर इज 1-वे कम्युनिकेशन. ओके, ये 1-वे प्रोसेस है. सिर्फ ओनर किसको लिखता है, सिर्फ ओनर है ना एम्प्लॉयज़ को लिखता है. यहाँ पे एम्प्लॉयज़ किसी तरह की इंफॉर्मेशन अपने ओनर को नहीं दे सकता. ठीक है. इट इज़ सेंड टू द सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय फ्रॉम द मैनेजमेंट. यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉयज़ को लिखा जाता है. सर्कुलर कैन बी इशूड ऑन द मैटर फॉर विच नोटिस इज सर्व. ओके, नोटिस लिखने के मैटर में आप सर्कुलर लिख सकते हो. मतलब जहाँ पे आपको नोटिस लिखना चाहिए उस सिचुएशन में हम सर्कुलर से भी काम चला सकते हैं. नोटिस कैन नॉट बी सर्व फॉर दैट मैटर विच इज़ सर्कुलर इशू. लेकिन जहाँ पे आपको सर्कुलर लिखना चाहिए वहाँ आप नोटिस किसी के नाम पे जारी नहीं कर सकते. तो याद रखना है नोटिस का जो हम कैसे सेकेंड जो साइड से कॉइन का वो सर्कुलर बन सकता है, पर सर्कुलर का सेकेंड जो साइड है वो नोटिस कभी भी नहीं बन सकता. तो ये था इन चार डिफरेंस इन दोनों के बीच का. ओके, चलो देख लेते हैं एक किस तरह से हम नोटिस लिखते हैं. मॉडल लेटर है सो कोज नोटिस. हर्षिल पटेल एन एम्प्लॉय ऑफ सेयान केमिकल्स लिमिटेड remained absent from the duty from the 3 consecutive days without taking permission of officer. Draft so
कोज नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ श्रेय केमिकल्स लिमिटेड। एक कोई एम्प्लॉयज़ है जो कि लगातार 3 दिनों से एब्सेंट है, बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, उसके नाम पे श्रेय केमिकल लिमिटेड की तरफ से क्या करना है, नोटिस जारी करना है। ओके, श्रेय केमिकल्स लिमिटेड मैंने आपको पहले ही बताया, फर्म का नाम हमेशा सेंटर में होना चाहिए। फिर GIDC फेज 2 दहेज तालुका वगैरह डिस्ट्रिक्ट भरूच 13 अगस्त 2017। ईमेल shrey@gmail.com एंड फ़ोन नंबर दिया हुआ है कंपनी का। यहाँ पे इनसाइड एड्रेस है श्री हर्षिल पटेल, जो कि 3 दिन से लगातार एब्सेंट है, पैकिंग डिवीज़न में काम करते हैं, श्रेय केमिकल्स लिमिटेड है। सब्जेक्ट क्या है, तो सीकिंग क्लैरिफिकेशन फॉर द रिमेनिंग एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट टेकिंग परमिशन। सामने वाले से क्लैरिफिकेशन मांगना है कि बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए लगातार 3 दिन किस कारण से आप एब्सेंट थे। सर, यू रिमेन एब्सेंट continuously for 3 days from the 10th August 2017 to 12th August 2017 without taking permission of officer of your department। अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को बिना इन्फॉर्म किए आप 10 अगस्त से 12 अगस्त तक एब्सेंट थे, बिना किसी रीजन बताए हुए। काइंडली टेक अ नोट दैट इफ कॉज ऑफ योर एब्सेंस इज नॉट शोन विद इन 7 days, your absence will be treated as a violation of service rules and your salary for these days will be deducted from remaining absent from duty without taking permission। ओके, अगर आपने 7 दिन के अंदर इस बात की क्लैरिफिकेशन नहीं दी तो हम मानेंगे कि आपने वॉलेशन मीन्स कि जानबूझ के रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रोक किया है, और आपके ये 3 दिन की जो आपने छुट्टी ली थी बिना बताए हुए, उसके सैलरी भी डिडक्ट कर दिए जाएंगे। इफ़ दिस हैपन इन अ फ्यूचर, और अगर आप भविष्य में फिर से इस तरह की गलती करते हैं, इट विल बी ट्रीटेड ऑफ द वॉलेशन ऑफ डिसिप्लिन एंड वुड रिजल्ट इनटू ब्रेक ऑफ सर्विस। अगर भविष्य में आप जानबूझ के फिर से इस तरह की गलती करते हैं तो ये डिसिप्लिन तोड़ने का आप पे आरोप लगेगा, और इस तरह से हम आपको आपके सर्विस से भी हटा सकते हैं। यू शैल हैव अ लॉस बेनिफिट ऑफ अ परमानेंट एम्प्लॉयज, और जो परमानेंट एम्प्लॉयज को जो एक बेनिफिट्स मिलते हैं उससे भी आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, योर फेथफुली श्रेयान पटेल, मैनेजर ऑफ HR। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं लेटर क्या दिया हुआ है। नोटिस रिगार्डिंग वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। ओके, श्री जगदीश भौसार डिजायर वॉलेंट्री रिटायरमेंट फ्रॉम द कंपनी, ड्राफ्ट अ लेटर टू द रजिस्ट्रेशन। देखो उसमें क्या करता था, पहले लेटर में आपने देखा, जो पहली नोटिस हमने देखी एग्जाम्पल के, उसमें कंपनी एक एम्प्लॉय को लिख रहा था। यहाँ एक एम्प्लॉय है ना, कंपनी को लिख रहा है कि वो वॉलेंट्री यानी स्वैच्छिक निवृत्ति चाहता है, मीन्स कि रिटायरमेंट चाहता है, अपनी इच्छा से कंपनी में अब आगे जॉब नहीं करना चाहता। जगदीश भावसार मशीन सुपरवाइजर, श्याम इंडस्ट्रीज नरोरा अहमदाबाद, मोबाइल नंबर एंड डेट। यहाँ पे किसे लिख रहा है, तो द मैनेजर श्याम इंडस्ट्रीज नरोरा अहमदाबाद, सब्जेक्ट टू सैंक्शन अप्लीकेशन फॉर वॉलेंट्री रिटायरमेंट। जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए मैं जो अप्लीकेशन कर रहा हूँ उसको अप्रूव करें। सर, आई हैव बीन परफॉर्मिंग माई ड्यूटी एज अ मशीन सुपरवाइजर इन द योर कंपनी फॉर द लास्ट 10 years। पिछले 10 सालों से आपके कंपनी में मैं मशीन सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहा हूँ। I am highly satisfied for having spent important years of my career in your company। मैं यहाँ पे जो भी टाइम मैंने अपनी इम्पोर्टेंट लाइफ के जो इम्पोर्टेंट साल यहाँ पे गुजारे उससे मैं हाईली सेटिस्फाई हूँ, मुझे कोई किसी तरह का अफसोस नहीं है। आई वॉन्ट टू टेक वॉलेंट्री रिटायरमेंट ड्यू टू माई फैमिली एंड पर्सनल रीजन्स। मैं अपनी स्वैच्छिक निवृत्ति चाहता हूँ, मीन्स कि मैं अपनी इच्छा से मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। किस वजह से, तो मेरे फैमिली और पर्सनल रीजन की वजह से। एज पर द कंडीशन ऑफ अ सर्विस, जैसा कि जॉब की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंडीशन है सर्विस के, इट इज़ नेसेसरी टू इन्फॉर्म 3 months प्रायर टू वॉलेंट्री रिटायरमेंट, कि हम रिटायरमेंट के 3 महीने पहले या फिर हम जॉब छोड़ने के 3 महीने पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कंपनी को इस बात की इन्फॉर्मेशन दें। आई रिक्वेस्ट यू टू रिलीव मी फ्रॉम माई 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज जो मैं लेटर लिख रहा हूँ, जो नोटिस जारी कर रहा हूँ,
उसे पढ़ के 3 महीने के अंदर मुझे लीव कर दे, मुझे मेरी छुट्टी कर दे। आई रिक्वेस्ट यू टू इशू एन ऑर्डर टू पे माई accumulated provident fund and the gratuity and the other benefit due towards me। ओके, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जो मेरा पीएफ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है, उसके पैसे, ग्रेजुएटी के पैसे और जो भी अदर बेनिफिट्स जो मेरा बनता है वो आप मुझे प्रोवाइड करें। थैंक यू। योर फेथफुली जे भावसार, जगदीश भावसार। तो आज हमारा लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू।